इनकम टैक्स कट, जीएसटी रेट कट और अब इंटरेस्ट रेट कट। सरकार लगातार राहतों की बरसात कर रही है, कट्स पर कट्स आ रहे हैं। आज आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान कर दिया, यानी रेपो रेट अब 5.5% से घटकर 5.25% हो गया है। इसका क्या मतलब है? सीधा मतलब अगर आम आदमी के लिए समझें तो लोन सस्ते हो जाएंगे अगर बैंक इसको अच्छे से पास ऑन करते हैं तो क्या जब हर तरफ से बचत के मौके बन रहे हैं और कट पर कट आ रहे हैं तो फटाफट घर ले लिया जाए, कार ले ली जाए? इस वक्त लोन लेना क्या एक समझदारी भरा फैसला होगा? अपने जो पेंडिंग पुराने बचे हुए जो काम हैं वो पूरे कर लिए जाएं? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। जो रेट कट आया है उसका आम आदमी के लिए, उसके खर्चे के लिहाज से, उसके निवेश के लिहाज से, उसके नए सपनों को पूरा करने के लिहाज से कितना अच्छा मौका है? अभी कर लें, थोड़ा और रुकें, इकोनॉमी की स्थिति क्या है? तमाम बातों पर करेंगे विश्लेषण। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेहमानों के साथ पूरी खबर को डिटेल्स में समझेंगे। अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं या पहले से ईएमआई भर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा ऐलान किया है जिससे आम लोगों की जेब पर बोझ कम होगा। और ये वही ऐलान है जिसके साफ संकेत आरबीआई गवर्नर ने जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिए थे। The MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% with immediate effect. Consequently, the STF rate under the LAF shall stand adjusted to 5% and the MSF and bank rate to 5.5%. आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है। अब रेपो रेट 5.25% पर आ गया। यही वो दर है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं और इसी के आधार पर आपके लोन की ब्याज दर तय होती है। इस साल फरवरी से लेकर अब तक आरबीआई ने कुल 125 बेसिस पॉइंट यानी 1.25% की कटौती की है। फरवरी में रेपो रेट 6.25% था, अप्रैल में 0.25% घटकर 6% हुआ, जून में 0.5% की बड़ी कटौती हुई और दर 5.5% पर आ गई। अगस्त से अक्टूबर तक कोई बदलाव नहीं हुआ और अब दिसंबर में आरबीआई ने फिर राहत दी है। 0.25% की कटौती के बाद रेपो रेट 5.25% हो गया। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को मिलेगा। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन सभी सस्ते हो जाएंगे। कम ब्याज दर का मतलब है कि ईएमआई में कमी आएगी। घर खरीदने वालों के लिए ये सुनहरा मौका है। रियल एस्टेट में भी नई तेजी आने की उम्मीद है क्योंकि सस्ती ईएमआई से हाउसिंग की मांग बढ़ सकती है। अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो कुछ ही हफ्तों में ईएमआई में कमी का असर दिखेगा। फिक्स्ड रेट वाले लोन पर असर तुरंत नहीं होगा। इतना ही नहीं, आरबीआई गवर्नर ने FY26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ा दिया है। पहले 6.8% था, अब 7.3% कर दिया गया है। ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रफ्तार पकड़ रही है। विनिर्माण गतिविधियां सुधार की ओर हैं और सेवा क्षेत्र स्थिर वृद्धि बनाए हुए है। आरबीआई ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में करंट अकाउंट डेफिसिट मामूली रहेगा, विदेशी लेन देन पर नियंत्रण बना रहेगा। भारत के विदेशी भंडार $686 अरब पर पहुंच गए हैं, जो लगभग 11 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। आरबीआई ने महंगाई का अनुमान भी घटा दिया है। पहले 2.6% था, अब 2% कर दिया गया है। यानी महंगाई में नरमी बनी हुई है और उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। हाल ही में सरकार द्वारा जीएसटी में कटौती और इनकम टैक्स में राहत के बाद अब आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में कटौती आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इसका फायदा न सिर्फ घर, गाड़ी और अन्य लोन पर मिलेगा, बल्कि जिन लोगों ने पहले से लोन ले रखा है उनकी ईएमआई का बोझ भी कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए बातचीत करते हैं खास मेहमानों से और उससे पहले उनका परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशुतोष खजूरिया जी, पूर्व ईडी हैं फेडरल बैंक के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं प्रवीण जैन साहब, प्रेसिडेंट हैं नरेटको के। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका भी हमारे शो पे। और इस बीच हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, फिरोज़ अजीज़ साहब, जॉइंट CEO आनंद राठी वेल्थ के। फिरोज़ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट फिरोज़ जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब सर बताइए, आज के रेट कट के बाद मूड माहौल, निवेश से लेकर कोई नई खरीदारी से लेकर माहौल बन रहा है सर?
बैक टू बैक कट्स आए हैं, बैक टू बैक राहतें आई हैं, तो क्या ये मुफीद वक्त है या अभी इससे बेहतर माहौल आगे रहेगा? दीपक जी, आई थिंक जो रेट कट डाउनवर्ड साइकिल है वो बरकरार रहने की उम्मीद है। देखिए, अगर आप देखते हैं कि कोविड के बाद जो घटा था और आई थिंक अप्रैल 2022 से अप साइकिल आई थी, अब ये डाउन साइकिल चल रही है। क्या और गुंजाइश है? द आंसर इज यस, बिकॉज प्री कोविड हम 4 पे थे, तो गुंजाइश तो है शॉर्ट एंड ऑफ द यील्ड कर्व को कम करने की, महंगाई को देख के। बट अगर किसी ने कंजम्पशन करनी है तो फ्लोटिंग रेट ही होते हैं इंटरेस्ट रेट्स बड़े टिकट आइटम के। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में होम लोन ज्यादातर फ्लोटिंग रेट के होते हैं, तो डाउनवर्ड साइकिल में आपको फ्लोटिंग रेट ही लेना है। जो भी आपकी हाई टिकट कंजम्पशन आइटम्स हैं, तो आपको फ्लोटिंग रेट के आधार पे लोगे तो 3 महीने बाद, अगर 4 महीने बाद और एक रेट कट आता है तो आपको उसकी ट्रांसमिशन की उम्मीद तो है ही। सो ये दौर कंजम्पशन का जरूर है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये जो दुविधा थी इंडिया की, जो मैंने आपके चैनल पे भी हाईलाइट की थी, कि डिपॉजिट्स ग्रो नहीं हो रही थी बैंकों की, क्योंकि 1 साल का ब्याज भी उतना ही था, 5 साल की एफडी का भी ब्याज उतना ही था, 10-20 पैसे का फर्क था। बट इंडियंस को ये आदत है कि 1 साल की एफडी और 5 साल की एफडी के ब्याज दरों में अगर दोनों इक्वल हो तो 1 साल की कराता हो। तो बैंकों को ये रोल करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी एफडीओ की, तो इसीलिए डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रहा था। अब 1 साल का ब्याज कम और 5 साल के ब्याज और 1 साल के ब्याज में ऑलमोस्ट 1 से 1.25% का अंतर हो गया है काफी सारी बैंकों में। तो इसकी वजह से जो अपवर्ड यील्ड कर्व की इंडियन आवाम को आदत है वो अब वापस आ रहा है, तो बैंकों की तकलीफें कम होंगी। और बैंक निफ्टी की सबसे बड़ा हिस्सा है, 31% हिस्सा है, तो अगर सबसे हैवी वेट सेक्टर को थोड़ी पुश मिलती है, टेलविंड मिलता है, तो निफ्टी की बॉयंसी भी काफी अच्छी हो जाती है। और राइट सर, तो ये बैंकों के लिए भी सेहत सुधरने वाली बात है। खजूरिया सर, जो लोग, क्योंकि आज हमने बिल्कुल एक आम आदमी जो प्लानिंग करके बैठा हुआ है कि भैया लोन अभी ले लें या बाद में लें, अगर साइकिल जारी रही तो फिर थोड़ा और वेट कर लिया जाए, क्या सलाह देंगे सर? इस वक्त किसी का घर खरीदने का प्लान है, कार लेने का प्लान है, लोन लेना इस वक्त फ़ायदेमंद है या नहीं? वेट करें या फ्लोटिंग पर लेकर आगे एडजस्टमेंट की उम्मीद में अभी से ले लें? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें 2 चीजें हैं देखने लायक। एक तो ये कि अगर आप होम लोन ले रहे हैं और वो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी ले रहे हैं या बाद में ले रहे हैं, क्योंकि जब एक्सटर्नल बेंचमार्क चेंज होगा तो आपकी ब्याज की दर बदल जाएगी। अगर घटेगा तो और घट जाएगी, अगर बढ़ेगा तो और बढ़ जाएगी। तो इसलिए उसमें तो कोई मतलब एक तरह का रिस्क जो है वो बैंकों के ऊपर है अपनी बैलेंस शीट्स को देखने का, ग्राहक के ऊपर नहीं है। और जो फिक्स्ड रेट पे दिए गए, जैसे कि कुछ व्हीकल लोन्स, कार लोन्स, ट्रक लोन्स वगैरह जो हैं, जो फिक्स्ड रेट पे दिए जाते हैं, वहां ये प्रश्न उठता है कि क्या हम अगले 3 साल के लिए या अगले 5 साल के लिए किसी एक रेट पे अपने आप को लॉक करें या नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर आप भावी जो मुद्रास्फीति की दर है, जो आगे का आरबीआई प्रोजेक्ट कर रहा है, वो निश्चित रूप से अभी वाले से कहीं ज्यादा है। इस वर्ष का अगर FY 26 यानी वित्तीय वर्ष 26 के लिए अगर उन्होंने मुद्रास्फीति की दर अब संशोधित करके उनका अनुमान, अगर अनुमानित दर 2% है, तो अगले वर्ष की 4% है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि 1 से ज्यादा और कटौती संभावित है। अगर हुई भी तो यह भी हो सकता है कि आखिरी कटौती। तो अब ये ग्राहक के ऊपर निर्भर करता है कि वो फिक्स रेट पे अगर लोन देते हैं, तो अगर वो आगे और कट नहीं होना है तो वर्तमान दर के ऊपर लॉक करना ज्यादा अच्छा होगा। ओके, वर्तमान दर पर लॉक करना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ये फिलहाल राय बन रही है खजूरिया साहब की ओर से। प्रवीण जैन साहब, अब आते हैं घर पर। क्या ये बेस्ट टाइम है सर हर तरीके से? GST रेट कट्स के बाद हमने देखा कि रियल स्टेट में थोड़ा लागत भी कम आई है और अब लोन भी सस्ते होने की उम्मीदें हो रही हैं, तो ये बेस्ट टाइम है सर? और अगर ये बेस्ट टाइम है तो थोड़ा बहुत राहतों की बौछार डेवलपर्स की तरफ से भी हो जाए ताकि मूड माहौल थोड़ा और अच्छा बने। जी बिल्कुल, मुझे लगता है अगर रियल एस्टेट की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, तो पिछले 2-3 साल के अंदर रियल एस्टेट में बहुत तेजी रही है। जो दाम 2021 में थे प्रॉपर्टी के, 2024 के अंत तक आते आते वो डबल से ज़्यादा हो गए थे।
और मेन जो इम्पैक्ट पड़ता है वो प्रॉपर्टी के प्राइस का ज़्यादा पड़ता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी फर्क पड़ता है, मगर अगर वो टोटल इम्पैक्ट देखें तो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। बट ये अच्छा खुशखबरी है, अगर जो जो पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट आज जो आरबीआई ने कम किया है। और जैसे अभी फिरोज जी ने बताया कि आने वाले टाइम में और कटौती हो सकती है, क्योंकि ये 4% के आसपास था जो अभी 5.25 है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर 0.5 बेसिस पॉइंट तो शायद और कम हो जाए। बट अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो अगर कोई अगर होम लोन लेता है तो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर रहता है, तो मुझे उसका बेनिफिट एंड यूजर को मिलेगा उसके अंदर। ओके सर, तो एंड यूज़र को मिलता रहेगा जब जब रेट दरें घटती रहेंगी, लेकिन एक्सटर्नल बेंचमार्क से अगर आपका रिलेटेड है, जैसा अभी खजूरिया सर ने बहुत विस्तार से बताया था, तो उस सूरत हाल में आपको क्या फ़ैसला लेना है ये हम आप पर छोड़ते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार ज़रा आप ब्रॉडर नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे कि अभी के जो इंडिकेटर्स हैं अर्थव्यवस्था के, जीडीपी बम्पर रेट से दौड़ रही है, महंगाई पूरी तरह से कंट्रोल में है, आरबीआई भी अभी टेक इट ईजी पॉलिसी पर ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे क्या 6 महीने बाद, 1 साल बाद कहीं कोई स्थितियां परिस्थितियां चेंज तो नहीं हो जाएंगी, जिसको मद्देनज़र रखना आज के निवेश के हिसाब से या आज के फैसले के हिसाब से ज़रूरी होगा। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिरोज जी, ज़रा बताइए सर कि थोड़ा सा और डीपली ज़रा डिकोड कीजिए कि क्या वाकई में ये आइडियल वक्त है, क्योंकि इन्फ्लेशन लो है, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, ऐसा माना जाता है कि बड़ी रेयर परिस्थितियां होती हैं, लॉन्ग टर्म तब ज़्यादा रहती नहीं है। और आरबीआई खुद अभी क्योंकि कह रहे हैं कि भाई इकॉनमी जो है वो गोल्डी लॉक्स पे है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर माना रेपो रेट जो आपने कहा कि डाउनवर्ड ट्रेंड दिखेगा अभी, और तो अगर आए भी तो ऐसा तो नहीं है कि छोटे कट्स आए 0.15 0.25। तो आपका असेसमेंट क्या है सर? थोड़ा सा इसको आइडियल कंडीशन को और एनालाइज कीजिए, इस वक्त है या नहीं? आई थिंक दीपक जी, एक होता है हेडलाइन रेपो क्या हो रहा है, रिवर्स रेपो क्या हो रहा है, दूसरा होता है कितनी लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो रही है। राइट, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन पे काफी जेनरोसिटी आरबीआई ने दिखाई है। लास्ट 2-3 मॉनेटरी पॉलिसी के पहले भी उन्होंने बहुत लिक्विडिटी का सीआरआर कट किया था। इस बार भी 1 ट्रिलियन रुपीस की ओएमओस करने की बात की है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, $5 बिलियन की फॉरेक्स स्वैप्स करने की बात की है। तो लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना, एक ब्याज दरें कम करना एक चीज होती है और लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना, दोनों तरफा उन्होंने काम किया है। पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल रहा है, विच आई थिंक इज अ गुड सिचुएशन। रहा सवाल इन्फ्लेशन का टारगेट 4% था। बिल्कुल फूड इन्फ्लेशन की डिफ्लेशन भी हुई थी सीरियल्स की, इसीलिए इन्फ्लेशन बहुत कम आया था लास्ट 1-2 बारी। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन वापस ऊपर जाने की उम्मीद है, बिकॉज एक बेस इफेक्ट भी था और एक सीजनल इफेक्ट भी था इन्फ्लेशन में। तो बट फिर भी अगर टारगेट 4 का है तो सीपीआई अगर 2-2.5 भी आती है, 3 भी होती है, तो भी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है रेट साइकिल डाउनवर्ड रखने का। बट जो आप लिक्विडिटी की वजह से ही क्या हो रहा है कि जो रेट पास हो रहा है वो उसकी जो पेस है वो काफी बढ़ गई है। देखो, एक निवेशक को या फिर एक बोरोवर को ये देखना है, भाई आरबीआई तो रेपो घटाती है, वो तो बैंक और आरबीआई का लेना देना है, बट मेरा क्या होगा एज एन इंडिविजुअल, इस पे निर्भर करता है कि वो रेट कट जो है मेरे लोन में कैसे ट्रांसमिट होती है। पहले बड़ी इस ट्रांसमिशन में दिक्कत होती थी, अब आरबीआई काफी एम्फेसाइज करती है कि लोन ट्रांसमिट कीजिए जो ब्याज दरें घटा रही हो, और वो ट्रांसमिशन पे एफिशिएंसी काफी बड़ी है ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स। रहा सवाल इन्वेस्टमेंट्स का, इक्विटी साइड पे इसका बहुत पॉजिटिव रुझान होगा, क्योंकि आप देखिए जीडीपी का आंकड़ा अच्छा है, एंड मेरे हिसाब से जीडीपी का आंकड़ा कंसिस्टेंटली अच्छा आने की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए, एग्रीकल्चर एक छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, ऑल सिक्लिकल सेक्टर्स हैव थ्रोन अप अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ फर्दर ग्रोथ। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बरकरार है, तो उसमें जीडीपी की जो मल्टीप्लायर आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अगेंस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत अच्छी होगी। तो जीडीपी अच्छा है, फिस्कल डेफिसिट की पेनिट्रेशन हमने ज्यादा नहीं की है इस साल, टैक्स कलेक्शंस अच्छे हैं, 9% का इजाफा जीएसटी में भी आया है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस जुलाई में गिरे थे क्योंकि वो डेडलाइन एक्सटेंड हो गई थी। तो आई थिंक ऑल द कंड्यूसिव मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर अ गुड फर्टाइल ग्राउंड फॉर फर्दर रेट कट्स एज वेल। ओके सर। खजूरिया सर, एक
अक्सर इस बारे में चर्चा नहीं होती है, लेकिन अक्सर जब हम घर खरीदना या लोन के लिए जाते हैं तो कहा जाता है कि रेट कट में एक छिपी हुई एक और बेनिफिट होता है बोरोवर के लिए, और वो होता है एलिजिबिलिटी इंक्रीज़। क्या ये वक्त है सर एलिजिबिलिटी इंक्रीज़ का? जो लोन रेट अगर कम हुआ तो जिसको फॉयर कहते हैं, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, मतलब आप उसी इनकम में 20-25% ज़्यादा लोन अमाउंट ले सकते हैं। क्या ऐसा होता है सर और ये मौका है? देखिए, इसका मौद्रिक नीति से कुछ लेना देना नहीं है। आप जो ये कह रहे हैं कि क्वांटम कितना होना चाहिए, वो इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी आती है। अगर किसी की इनकम ही नहीं बढ़ रही है और उसकी ऑब्लिगेशन आप बढ़ा दें, उसका ब्याज बढ़ा के, उसके क्या मतलब, जब आप प्रिंसिपल बढ़ाएंगे, उसको लोन ज्यादा देंगे तो नेचुरली उसका ब्याज भी ज्यादा उसको देना होगा, वापस करना होगा, उसकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी। क्या उसकी क्षमता वो देने की है या नहीं है, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि जब ये आपके रिव्यूज होते हैं, एचआर जो रिव्यूज करता है कंपनीज में, वो कितनी इंक्रीमेंट दे रहे हैं। अगर वो 10% दे रहे हैं, 12% दे रहे हैं, तो नेचुरली, क्योंकि क्या ये सारी चीजें जो है ये नॉमिनल रेट पे चलती हैं, मतलब इनकम नेट कितनी हो रही है, नेट ऑफ इन्फ्लेशन, उससे ज्यादा जरूरी है कि ग्रॉस कितनी मिल रही है। इसी तरह ये जो टैक्स कलेक्शन है, जीडीपी का, सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट एक आम बात जो दिमाग में आती है कि अगर 10% पे मैं लोन ले रहा हूं 10 लाख रुपए का, तो मेरी रीपेमेंट कैपेबिलिटी क्या बढ़ नहीं जाएगी? अगर मैं 8% पे या 7% पे लोन ले लूं तो संभवतः मुझे 15 लाख का लोन ले लिया जाए, तो शायद वो अमाउंट। आपकी बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन कृपया ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में बहुत अंतर है। अगर आप 0.25% इंटरेस्ट अगर घटाते हैं तो उससे उसकी इतनी एबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी। अगर भाव ही आपके मकान के 40% बढ़ गए हैं, 25% बढ़ गए हैं पिछले वर्ष से, तो इसलिए ज्यादा जरूरी कि आप ये देखिए कि उसकी उसी फ्लैट के लिए वो क्या कीमत लास्ट ईयर दे रहा था और इस साल उसको उस फ्लैट के लिए क्या कीमत देनी पड़ रही है। वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्याज से 25 बेसिस पॉइंट के और कम हो जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके सर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे सवाल इस तरह के आते हैं, इसलिए मैंने आपसे उस पर आपकी राय समझ ली। अब प्रवीण जैन साहब, देखिए इस वक्त हाउस प्राइस नेगोशिएशन की पावर क्या एक आम बायर की बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब बैंक्स का रुख करेगा, बोरोवर करेगा, उसको लग रहा है कि भाई अभी रेट्स अच्छे हैं तो चलिए अब चला जाए। अब ज़्यादा बोरोवर आएंगे तो बायर डिमांड भी एक तरह से बढ़ेगी, लेकिन अभी तक जो बायर हेजिटेट कर रहे थे, तो क्या आज बुकिंग पर 3, 7, 5% डिस्काउंट, फ्रीबीज, नया साल भी आ रहा है, कुछ हम एक्सपेक्ट करें जो डेवलपर्स की तरफ से आए, वहाँ पर भी क्या उसको थोड़ा फ़ायदा आप देंगे, ताकि वो जो अभी तक हेजिटेट कर रहा था उसको कन्वर्ट करने के लिए कि वो अपना डिसीजन ले ले, डेवलपर्स की तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव्स होंगे? जी बिल्कुल, दिवाली से ही फेस्टिव सीजन चल रहा है और नया साल आने के बाद भी मुझे लगता है कि लोग डेवलपर्स इसमें आगे आ रहे हैं। और अगर ये देखा जाए तो पिछले कोविड से जस्ट पहले अगर 3-4 साल की बात करें तो थोड़ा मार्केट खराब था, मगर कोविड के बाद से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है और डिमांड बढ़ने की वजह से ज़मीनों की कीमतें बढ़ी हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के दामों में काफ़ी उछाल आया है। बट डेवलपर्स जितने भी लोग नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके अंदर वो एंड यूज़र को पास ऑन कर रहे हैं डिस्काउंट जो भी हो सकता है, और मुझे लगता है कि अभी न्यू ईयर के आसपास ये बेनिफिट लोगों को देंगे आगे। ओके सर, खजूरिया सर, एक सवाल मुझे आपसे पूछना था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि होम लोन भी आप ले रहे हैं वो भी आप फिक्स कर लीजिए, क्योंकि संभवतः अब रेट भविष्य में, क्योंकि लोन तो आपको 15-20 साल के लिए लेना है, फिक्स कर दो, इससे कम नहीं आएंगे। देखिए, ये न बैंकों के लिए मतलब एक अच्छा आइडिया है, ना ही ये ग्राहक के लिए एक अच्छा आइडिया है कि अपने अगले 15 या 20 साल के लिए आप किसी चीज को फिक्स करने। हाँ, 1 साल के लिए आप कर सकते हैं, जिसका प्रावधान है कि 3 साल के लिए आपने फिक्स रेट कर दिया, उसके बाद जो फ्लोटिंग है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप ये समझिए कि अगले 15 या 20 साल में ना मालूम कितने ब्याज की दरों की कितने साइकिल्स हो जाएंगे, कितनी बार आप पीक पे जाएंगे, कितनी बार आप जो है बॉटम पे आ जाएंगे। करेक्ट सर, मतलब 20 साल में कम से कम 2 या 3 चक्र तो निश्चित रूप से ही होंगे, 4 भी हो सकते हैं। ओके, तो इसीलिए लेकिन एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, हम लोग हमेशा जब भी विचार विमर्श करते हैं तो हम होम लोन, कार लोन वगैरह की बात करते हैं, कृपया उनका भी ध्यान दीजिए जिनके पैसों के द्वारा ये लोन दिए जा रहे हैं।
यानी कि डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर। आपको यह भी देखना है कि आगे लोन देने के लिए बैंकों के पास डिपॉजिट्स भी आ रहे हैं कि नहीं। मुझे जहां तक फीडबैक मिला है, जहां की मतलब ये काफी चर्चित विषय है कि काफी रेजिस्टेंस है, बैंकों को फेस करना पड़ रहा है, जबकि वो देख रहे हैं कि स्मॉल सेविंग्स के रेट क्या हैं। अगर आप देख लीजिए, एक सीनियर सिटीजन सेविंग रेट जो है वो 8.20 पर है, आपका पीपीएफ 7.10 पे है। इसी तरह आप एनएससी, बाकी जितने भी आपके स्मॉल सेविंग के रेट्स हैं उनको देखिए, उनके कंपैरिजन में अगर आप देखें बैंकों के रेट को, वो ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है उनकी तुलना में। ये बैंकों के रेट जो हैं ये कुछ वर्ग को छोड़कर, कुछ अमाउंट को छोड़कर, अगर आप ओल्ड सिस्टम को फॉलो करें तो जरूर आपको थोड़ा फायदा है टैक्स का। अदरवाइज आप कम ब्याज लेकर आपको ऐसा लगता नहीं है कि डिपॉजिटर उसी ऊर्जा से और उसी उत्साह से बैंकों में पैसा जमा करे। ये आपने बिल्कुल सही बात कही सर, और थैंक्स कि आपने इस बात को समाहित कर दिया आज की चर्चा में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट बहरहाल आप तीनों का वक्त मिला, समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जैन सर, खजूरिया सर, फिरोज अजीज साहब, थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।